वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन साहनी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 5 थ्रू द आइज ऑफ द ट्रैवलर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू 2020 सिलेबस इस चैप्टर का नाम बदल के हो गया हमारा मेडिवल सोसाइटी थ्रू ट्रैवलर्स अकाउंट। ओके, सो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि जितने भी ट्रैवलर्स हुआ करते थे, वो लोग जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में घूमते थे, अलग अलग कंट्रीज़ को विजिट करते थे एंड उस कंट्री के कल्चर को, उसकी सारी की सारी चीज़ें जो भी वो कंट्री में देखते थे उसको पूरे वर्ल्ड को बताते थे। ठीक है, तो हमें ट्रैवलर्स के अकाउंट के बारे में देखेंगे। जैसे सपोज करो कि तुम कहीं घूमने जाते हो, जैसे अगर तुम यूरोप टूर पे गए, तुम वहाँ घूम के आते हो, तो जब तुम क्लास में वापस आते हो या अपने घर वापस आते हो तो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स तुमसे पूछते हैं कि तुमने वहाँ क्या क्या देखा, क्या वहाँ स्पेशल था, कहाँ क्या चीज़ वहाँ अलग थी, तो तुम अपना एक्सपीरियंस बताते हो। ऐसे ही हिस्टोरिकली बहुत पुराने ज़माने में जब हमारे इंडिया में ट्रैवलर्स आया करते थे तो वो इंडिया की नई नई बातों को देखते थे। फिर जब वो वापस जाते थे अपने टाउन में या फिर अपने कंट्री में वापस जाते थे तो वो पूरा एक अकाउंट बनाते थे, बुक्स बनाते थे और इंडिया की अच्छी और बुरी सभी बातें उन्होंने उसमें मेंशन की। तो उसी के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। डिटेल में हमने हमारे ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ेंगे, अल-बिरूनी, इब्न बतूता और हमारे फ्रैंकस के बारे में। ओके, और अभी हमें स्टार्ट करना है फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एंड ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वांट टू टेल यू दैट अगर आप क्लास 12 में हो और आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इको है तो उन सब की वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको हिस्ट्री क्लास 12 की, इको की और पॉलिटिकल की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें फुल कोर्स आपका एक्सप्लेन है, तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। सेकेंडली, नोट्स हिस्ट्री के, पॉलिटिकल के, इको के, जिस भी सब्जेक्ट के तुम्हें नोट्स चाहिए उसके लिए तुम्हें मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना होगा। मेरी इंस्टाग्राम ID का हाईलाइट सेक्शन चेक करना, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इको क्लास 12, आपको हर एक सब्जेक्ट के हैंड रिटन और टाइप्ड नोट्स मिलेंगे। हिस्ट्री का हर चैप्टर का नोट्स है। सो ऑल यू हैव टू डू इज टू कि तुम्हें इंस्टाग्राम पे जाना है और वहाँ से नोट्स लेके प्रिंट आउट करा के अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है। ओके, सो सब नोट्स आपको मिलेंगे। सो ऑल यू हैव टू डू दिस टू, इस वीडियो को तुम्हें आखिरी तक देखना है एंड ये चैप्टर तुम्हें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट। तो जैसे आप अपनी बुक खोलोगे तो एक ग्रीन कलर का बॉक्स आता है जिसका मैं आपको बता रखा है अबाउट ट्रैवलर्स एंड ट्रैवलॉग्स। व्हाट इज ट्रैवलॉग्स? ट्रैवलॉग्स वो होती है जैसे कि जो ट्रैवलर होता है, जो वो बुक लिखता है उसको मेनली हम ट्रैवलॉग कहते हैं। ओके, अब व्हाई डू पीपल ट्रैवल, यानी कि उस जमाने में लोग ट्रैवल क्यों करते थे? उस जमाने में आसान नहीं था, ऐसा नहीं था कि तुमने एयरप्लेन की टिकट बुक कराई और तुम घूमने चले गए। नहीं, उस जमाने में ट्रैवलिंग करना बहुत खतरनाक होता था, जान पे जोखिम लेना वाली बात होती थी। अगर कोई ट्रैवल करने गया है एक कंट्री से दूसरी कंट्री तो उसके घर वालों को पता होता था कि या तो वो मर भी सकता है वहाँ पे। जैसे कि हमने अभी काफ़ी सारे एंशिएंट शोज देखते हैं, हम वाइकिंग्स देखते हैं, हमने देखा है वो कैसे जहाज में जाते हैं। इनफैक्ट 4-4, 5-5 महीने लग जाते थे उन्हें थोड़ी सी जगह एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाने में। ठीक है, तो कोई आसान नहीं थी उस जमाने में ट्रैवलिंग होनी। तो उस जमाने में लोग ट्रैवल क्यों करते थे, इतना ज़्यादा अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रैवलिंग क्यों करते थे? तो पहला रीज़न तो हो गया इन सर्च ऑफ वर्क, यानी कि वर्क की सर्च में, मतलब काम को ढूंढने के लिए जाते थे कि दूसरे कॉन्टिनेंट में इस चीज़ का ट्रेड होता है तो वहाँ जाके काम करेंगे। नेक्स्ट इज टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। ऐसा हो सकता है कभी किसी जगह पे नेचुरल डिजास्टर आ गया तो उन्हें वहाँ से भाग के दूसरी कॉन्टिनेंट में या दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ेगा। नेक्स्ट इज फॉर ट्रेडर्स, यानी कि ट्रेड के लिए मर्चेंट्स शिफ्ट होते थे। सोल्जर्स होते हैं ना आर्मी के लिए, वो मूव करते थे। प्रीस्ट हो गए, जैसे कि जो ब्राह्मण्स होते हैं और क्लर्जीमैन हो गए, वो इधर से उधर जाते थे टीचिंग्स देने के लिए। पिलग्रिम्स, यानी कि जो भक्त होते हैं, वो किसी और टाउन में जाते हैं या किसी और कॉन्टिनेंट में जाते हैं इन सर्च ऑफ देयर गॉड कह लो आप, या किसी भी चीज़ के लिए ट्रैवलिंग होती रहती थी। नेक्स्ट इज बाय सेंस ऑफ एडवेंचर। कुछ ज़्यादा ही मौज मस्ती वाले जो लोग होते हैं, जो एडवेंचरस लोग होते हैं, वो भी ट्रैवलिंग हमारी किया करते थे। ओके, अब कुछ लोग होते हैं जो ट्रैवल करते थे वो अपने अकाउंट्स छोड़ते थे और कुछ ने नहीं करा। तो अभी जो हमारे पास ट्रैवल अकाउंट्स है, ये मत समझना कि वो बस इतने ही लोगों ने ट्रैवल करा था, और भी बहुत सारे लोगों ने इंडिया में ट्रैवल करा होगा, कहीं और ट्रैवल करा होगा, बट सबका अकाउंट्स हमारे पास नहीं है। ओके, तो वुमेन ट्रैवलर्स का हमारे पास कोई भी अकाउंट नहीं है। एंड नेक्स्ट इज दैट जो मेनली अकाउंट्स होते हैं उसमें क्या बताया गया होता है। कुछ अकाउंट्स होते हैं जैसे जो ट्रैवलर्स होती हैं वो कोर्ट के बारे में बताते हैं कि कहीं का राज्य कैसे चलता है, कुछ रिलीजियस इश्यूज के बारे में बताते हैं, कुछ आर्किटेक्चर और मॉन्यूमेंट बताते हैं किसी कंट्री का।
ठीक है। तो जितने भी हमारे ट्रैवलॉग्स हैं, जैसे कि अभी लास्ट चैप्टर जो था हमारा चैप्टर 2, उसमें हमने इंडिका के बारे में पढ़ा था। इंडिका जिसमें हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में इंडिका बुक से बहुत ज़्यादा पता चला था। इंडिका जो चावल ने लिखी थी, आप उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैंने चैप्टर 2 में बताया था आप सबको। ठीक है, तो काफ़ी सारे ट्रैवलॉग से हमें हमारी हिस्ट्री मिली है। वेदास हो गए, मैन्युस्क्रिप्ट हो गए, पुराण्स हो गए, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गए, उनसे तो हमें हमारी हिस्ट्री पता चलती है, बट एट द सेम टाइम हमें ट्रैवलॉग से भी अपनी बहुत सारी हिस्ट्री पता चलती है। ओके, सो विद दिस हमने ट्रैवलॉग्स का डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया है। नाउ कम टू द टॉपिक 1 जिसका नाम है अल बिरूनी एंड द किताब उल हिंद। ठीक है, अल बिरूनी फर्स्ट ट्रैवलर जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ही वॉज अ ग्रेट ट्रैवलर। अब उनकी पूरी हिस्ट्री जानेंगे हम कि वो कहाँ के रहने वाले थे, कैसे वो इंडिया में आए और उन्होंने क्या क्या करा। तो लेट्स स्टडी अबाउट द अल। 1.1 शुरू करते हैं हम, फ्रॉम ख्वाजरम टू पंजाब। ठीक है, तो अल बिरूनी जो थे वो 973 CE यानी क्राइस्ट एरा में बॉर्न हुए थे इन ख्वाजरम उज्बेकिस्तान। ख्वाजरम आज के टाइम पे उज्बेकिस्तान की जगह है। उज्बेकिस्तान कहाँ है आप सबको पता होना चाहिए, बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स साइड, तो आप सबको ये सब कंट्रीज के बारे में जानना चाहिए। ओके, तो मुझे सब बताएंगे उज्बेकिस्तान कौन से कॉन्टिनेंट में हैगा। ओके, तो 973 में वो बॉर्न हुए थे एंड ही वॉज बॉर्न इन अ वेरी वेल एजुकेटेड फैमिली, यानी कि एक बहुत ही वेल लर्नड फैमिली में वो पैदा हुए थे। तो उस समय पे उनको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस का ज्ञान था, यानी कि उन्हें अरेबिक लैंग्वेज भी आती थी, उन्हें सीरियक लैंग्वेज भी आती थी, उन्हें हेब्रू कौन सी होती है, जूस की भाषा जो होती है वो भी आती थी। एंड धीरे धीरे उन्होंने जब वो इंडिया आए तो उन्होंने संस्कृत भी सीख ली। तो इतनी सारी भाषाओं का उनको ज्ञान था, वो बहुत ही ज़्यादा लर्नड मैन थे। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से वो इंडिया तक पहुँचे। सेकेंडली क्या था कि जिस समय पे वो बॉर्न हुए, जब मतलब वो टीन एज में थे और जब वो बड़े हो रहे थे, तो उस समय पे ग्रीक फिलोसोफर्स यानी कि प्लेटो, सोक्रेट्स हो गए और हमारे एरिस्टो, इनकी जो फिलोसफीज थी वो आने लग गई थी। अब जो हमारे अल बिरूनी थे उनको ग्रीक लैंग्वेज नहीं आती थी, बट फिर भी वो जितने भी फिलोसोफर्स थे उनकी बुक्स पढ़ते थे, उनकी थ्योरीज पढ़ते थे, कैसे उनके ट्रांसलेटेड टेक्स्ट पढ़ते थे वो अरेबिक में, यानी कि जितने भी ये फिलोसोफर्स है ना, प्लेटो, एरिस्टोटल, इनकी जो फिलोसफीज होती थी उनका ट्रांसलेशन होता था। तो अरेबिक ट्रांसलेशन में अल बिरूनी ने उनकी सारी की सारी जो टेक्स्ट थे वो पढ़ रखे थे हमारे ग्रीक फिलोसोफर्स के। और 117 में क्या होता है, 117 में महमूद ऑफ गजनी हर एक हिस्ट्री के स्टूडेंट को पता है कौन है वो। 17 बार वो इंडिया में आए, लूट के ले गए थे इंडिया को। ओके, तो कौन से टेम्पल में आते थे वो, बार बार हमारे टेम्पल्स को लूट के ले जाते थे। तो महमूद ऑफ गजनी ने क्या किया, वो ख्वाजरम पे जाते हैं रेड करने। जैसे वो इंडिया में आते थे वो ख्वाजरम भी जाते हैं और वहाँ पे उन्होंने क्या करा, जितने भी वहाँ के लर्नड मैन थे, कोई शेफ हो गया या कोई आर्टिस्ट हो गया या फिर कोई बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गया अल बिरूनी की तरह, उनको हॉस्टेज यानी उन्हें बंधक बना के अपने यहाँ गाजी में लेके जा सकता है, गजनी के अंदर ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं, क्योंकि उसको अपनी कोर्ट के अंदर बहुत लर्नड मैन चाहिए थे, महमूद ऑफ गजनी को। फिर उस समय पे तो अल बिरूनी को बहुत गुस्सा आता है कि कैसे कोई उन्हें बंधक बना के ले गया, बट धीरे धीरे वो गजनी में सेटल होने लगते हैं। उसके बाद जो महमूद गजनी जब इंडिया आने लगते हैं और जब वो पंजाब प्रोविंस के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, तो महमूद गजनी के साथ में जो हमारे अल बिरूनी है फर्स्ट टाइम इंडिया आते हैं पंजाब प्रोविंस के अंदर। एंड उसके बाद वो काफ़ी टाइम तक पंजाब के प्रोविंस यानी इंडिया के अंदर रहते हैं और वो इंडिया किसी से फेमिलियर हो जाते हैं। धीरे धीरे वो जो इंडियन टेक्स्ट हैं, इंडियन टेक्स्ट को रीड करना शुरू कर देते हैं। जितने भी इंडियन पंडित्स होते हैं और जो प्रीस्ट वगैरह होते हैं उनके साथ मिलकर वो संस्कृत का ज्ञान लेते हैं। ये वो टाइम है जब वो संस्कृत भी सीख जाते हैं एंड उसके बाद वो पूरा का पूरा जो इंडियन कल्चर है उसके बारे में अच्छे से नोटिस करते हैं और उसको जानते हैं। ओके, तो ही स्टेड इन द कंपनी ऑफ ब्राह्मण प्रीस्ट, यानी कि जितने भी ब्राह्मण प्रीस्ट होते हैं वो संस्कृत लैंग्वेज उन्हें आती है, वही अल बिरूनी को संस्कृत लैंग्वेज पढ़ाते हैं। एंड उसके बाद वो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। वो वेदास भी पढ़ते हैं, वो पुराण भी पढ़ते हैं संस्कृत के अंदर एंड उसको अरेबिक में ट्रांसलेट भी करते हैं। तो ऑल दिस वाज द वर्क ऑफ अल बिरूनी। उसके बाद अल बिरूनी ने जब उन्होंने इंडिया में काफ़ी टाइम रह लिए तो उन्होंने एक अपनी बुक लिखी, किताब उल हिंद। समझ में आ रहा है, टॉपिक 1.2 स्टार्ट करते हैं। किताब उल हिंद यानी कि हिंद क्या है, हिंदुस्तान की किताब। इस बुक के अंदर इन्होंने सब कुछ बताया अबाउट इंडिया और बहुत ही अलग से टाइप का बुक था इनका। जो बुक थी वो काफ़ी ईजी लैंग्वेज में लिखी हुई थी, लिखी हुई अरेबिक में थी, अरेबिक भी बहुत ईजी कि वहाँ के जो लेमैन भी है अरब के वो उसको पढ़ सकते थे। जो बुक थी उसमें 80 चैप्टर्स थे और वो जो बुक थी उसका स्टाइल कैसा था
कि सबसे पहले वो किसी एक क्वेश्चन प्रेजेंट करते थे, उसके बाद उस क्वेश्चन का जो आंसर होता था, थियोरेटिकली पूरा आंसर उन्होंने दिया, उसके बाद उसको वो लोग अपनी कल्चर से कंपैरिजन करते थे। जैसे कि इंडिया की कोई अगर तुम्हें कल्चर के बारे में बता रखा है तो उसको अरेबिक कल्चर से वो कंपैरिजन करते थे। तो 3 चीज़ें करते थे, पहले क्वेश्चन देते थे, फिर कंक्लूड करते थे, फिर कंपैरिजन करते थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया अगर कि जो अल-बिरूनी है उसकी बुक के अंदर के किस तरीके से उसका फॉर्मेट था, तो पहले क्वेश्चन, फिर कंक्लूजन एंड फिर कंपैरिजन। अब वो अपनी बुक में लिखते किन सब्जेक्ट्स के बारे में थे, तो उन्होंने कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ा। जो इंडिया के ऊपर जो उन्होंने बुक लिखी है किताबुल हिंद, उसमें हर एक सब्जेक्ट के बारे में मेंशन था, अबाउट रिलीजन, फिलोसफी, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी, मैनर्स, कस्टम, एवरीथिंग वाज मेंशन इन द किताबुल हिंद। ओके, उसके बाद जब उन्होंने बुक्स लिखी, उसके बाद इन्होंने किताबुल हिंद से उन्होंने काफ़ी सारे टेक्स्ट पढ़े, यानी कि संस्कृत टेक्स्ट पढ़ा, हमारे पाली टेक्स्ट पढ़े, प्राकृत टेक्स्ट पढ़े, और उसको उन्होंने अरेबिक में ट्रांसलेशन करा। तो उनका पूरा जो जीवन था, आप देख रहे हो कि पढ़ने में और ट्रांसलेशन करने में ही निकल गया था। और एक और चीज़ वो करते थे, वो क्या कहते थे, उन्होंने क्रिटिसाइज करा था इन द वे इंडियन टेक्स्ट वर रिटन। उन्होंने काफ़ी सारे इंडिया की जो हमारी प्रथाएं थी उनको भी क्रिटिसाइज करा था। आगे चैप्टर में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने इंडियन टेक्स्ट जो थे, वेदास वगैरह जो थे, उनके ऊपर कुछ अपने क्रिटिक्स क्या होते हैं, जो किसी चीज़ के ऊपर अपना व्यू देते हैं, तो उसको काफ़ी सारे जो हमारे इंडियन टेक्स्ट थे उनको उन्होंने क्रिटिसाइज भी करा था। किसने? अल-बिरूनी ने। तो विद दिस हमारा अल-बिरूनी की स्टार्टिंग खत्म हो गई है। आगे हम चैप्टर में अल-बिरूनी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ वी विल कम टू आवर सेकंड ट्रैवलर, जिनका नाम है इब्न बतूता। ओके, सो लेट्स पढ़ते हैं हम इब्न बतूता। ओके, तो इब्न बतूता को क्या कहा गया है हमारे 2.1 टॉपिक में? एन अर्ली ट्रैवलर, ग्लोब ट्रॉटर इनको क्यों बोला गया है? बिकॉज इन्होंने उस जमाने में बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स विजिट कर लिए थे। अभी वर्ल्ड टूर पर जाना इज़ नॉट अ बिग थिंग, बट उस जमाने में जितने कॉन्टिनेंट्स इन्होंने ट्रैवल कर लिए थे, इट वॉज द अचीवमेंट। ठीक है, अब इनकी अर्ली लाइफ के बारे में जानते हैं। ही वॉज बोर्न इन टैंजियर्स इन मोरक्को इन अ वेरी वेल एजुकेटेड एंड अ रिस्पेक्टेड फैमिली। मोरक्को का है, नॉर्थ अफ्रीका में ये पैदा हुए थे और बहुत ही अच्छी फैमिली में ये पैदा हुए थे। इनकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी थी और इन्हें इस्लामिक लॉ और लिटरेचर का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। ठीक है, बट इन्हें ये लगता था, ये बुक्स से भी बहुत ज़्यादा लर्नेड थे, बट इन्हें ये लगता था कि ट्रैवल एक्सपीरियंस जो होता है वो इंसान को बुक्स से ज़्यादा नॉलेज देता है। जैसे कि अभी भी ये होता है कि आप कितनी भी बुक्स पढ़ते रहो, जब तक तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं गेन होता है तब तक तुम्हारी जो लाइफ की लर्निंग है वो अधूरी है। ठीक है, तो यही मानना था हमारे इब्न बतूता का। वो कहते थे कि बुक्स से ज़्यादा लर्निंग हमें ट्रैवलिंग से मिलती है। इन्होंने बहुत सारे पिलग्रिमेज ट्रिप्स करे टू मक्का, सीरिया, इराक, पर्शिया, येमेन, ओमान, ईस्ट अफ्रीका। तो इन्होंने जो पूरा मिडिल ईस्ट वाला पोर्शन था और जो नॉर्थ अफ्रीका था, उसको ये पूरा अपनी लाइफ में घूम चुके थे। ठीक है, ही हर्ड अबाउट द पैट्रोनेज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक उस समय पे इंडिया पे राज करने आ गए थे। ठीक है, तो इन्होंने सुना उनके बारे में। पैट्रोनेज क्या होती है? वो लोग जो पैट्रॉन होते हैं, जो काम दिलाते हैं किसी को, जैसे बॉस टाइप हो गया। तो इन्होंने सुना मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। वो आते हैं दिल्ली मोहम्मद बिन तुगलक से मिलने और उनसे काम लेने। मोहम्मद बिन तुगलक इनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं एंड वो उन्हें दिल्ली का गाजी बना देते हैं। काजी, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, वो उन्हें दिल्ली का काजी बना देते हैं। ठीक है, काजी मतलब क्या होता है? जज बना देते हैं दिल्ली का। ठीक है, तो बहुत टाइम तक ये दिल्ली के काजी रहते हैं। बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उस समय पे इब्न बतूता को जेल में भी डाल दिया जाता है, बट जब वो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है तो वापस से उनको दिल्ली का काजी बना दिया जाता है। 1342 में उन्हें ऑर्डर करते हैं, कौन? हमारे मोहम्मद बिन तुगलक ऑर्डर करते हैं कि वो चाइना जाए उनके अम्बेसडर बन के। जैसे अभी भी होती है ना एम्बेसीज में हमारे अम्बेसडर्स होते हैं, डिप्लोमैट्स होते हैं, तो वैसे ही चाइना, मंगोलिया के अंदर इब्न बतूता को ऑर्डर करते हैं हमारे रूलर कि वो वहाँ पे जाके अम्बेसडर का काम करे। तो वहाँ जाने से पहले अभी उनको ये लगता है कि अब तो मैं चाइना चला जाऊँगा, उससे पहले वो पूरे इंडिया का चक्कर लगा देते हैं। पहले वो जाते हैं साउथ इंडिया, मलाबार कोस्ट, यानी कि वो केरला जाते हैं। फिर वो जाते हैं श्रीलंका, यानी कि चाइना जाने के लिए ऊपर नहीं जाते हैं, वो पूरा नीचे से घूम के जाते हैं, बिकॉज ही वॉज अ ट्रैवलर, उन्हें ट्रैवल करना अच्छा लगता था। तो वो मालाबार कोस्ट गए, यानी केरला गए, फिर श्रीलंका गए, और वो श्रीलंका के अंदर काफ़ी टाइम रुके भी। श्रीलंका में भी वो काजी की तरह उन्होंने वर्क करा एंड वो नए नए कल्चर्स को देख के बहुत ज़्यादा उनको ग्रैब करते थे। नए नए कल्चर्स, इंडिया की नई नई चीज़ें देख के ही वॉज वेरी एक्साइटेड। ठीक है, ओके। एंड जब वो हमारे श्रीलंका गए थे
तो वो वहाँ पे 18 मंथ्स के लिए उन्होंने एज अ काजी रहे थे वो इन श्रीलंका। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, 1 मार्क क्वेश्चन है कि ये श्रीलंका में कितने टाइम तक काजी रहे थे हमारे इब्न बतूता, तो वो 18 मंथ्स तक रहे थे। उसके बाद वो बंगाल भी गए, असम भी गए, और जब उन्होंने पूरा इंडिया घूम लिया उसके बाद वो चाइना गए। ओके, चाइना में वो क्या बने थे, सुल्तान एनवॉय। एनवॉय मतलब क्या है, वही डिप्लोमेट या फिर एम्बेसडर बन के जाते हैं वो चाइना मंगोलिया के अंदर। एंड फिर वो वहाँ पे भी चाइना में जाके बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। ही विजिटेड अप टू बीजिंग, बीजिंग तक वो घूम लेते हैं। एंड फिर उन्हें लगता है कि अब बहुत वो घूम लिए हैं, अब टाइम आ गया है उनका अपने देश वापस चले जाने का। तो 1347 में वो डिसाइड करते हैं कि वो वापस चले जाएंगे। वो वापस अपने देश में वापस आ जाते हैं, कहाँ मोरक्को वापस चले जाते हैं। एंड उनका जो फिर कंपैरिजन होने लगा, वो अपने देश वापस चले गए पूरा चाइना इंडिया घूम घाम के। अब उनके जो टेक्स्ट थे, जब उन्होंने लिखना शुरू करा, उसका कंपैरिजन हुआ फ्रॉम मोरक्को पोलोस टेक्स्ट। मोरक्को पोलो भी जो थे, और जब इब्न बतूता ट्रैवल करते थे, हमने देखा कि वो केरला भी गए, श्रीलंका भी गए, फिर वहाँ से असम, बंगाल, फिर चाइना, चाइना से बीजिंग, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में उन्होंने घूमे वो। तो उस समय पे जो ट्रैवल्स होते थे वो बहुत ही डेंजरस होते थे ट्रैवलिंग करना। मैंने स्टार्टिंग में भी तुम्हें बनाया, कई बार लूट हो जाती थी, यानी कि जो रास्ते में जो लुटेरे होते हैं, डाकू होते हैं, वो पूरा का पूरा शिप हो गया या जो उनकी कारवान होती थी उसको लूट लेते थे। कई बार उनके ऊपर हमले हो जाते थे। तो उस समय पे ट्रैवलिंग करना आपकी पूरी बुक में बता रखा है, डेंजर्स ऑफ ट्रैवलिंग टॉपिक भी आ सकता है एग्जाम में। तो उसमें बताया है कि ट्रैवलिंग करना कोई आसान काम नहीं था। एक बार उन पे हमला हो जाता है तो जो इब्न बतूता है वो सीवियरली इंजर्ड भी हो जाते हैं। तो उस समय पे ट्रैवलिंग करना वॉज फुल ऑफ डेंजरस। और जब इब्न बतूता अपने घर वापस चले जाते हैं तो वो जितना भी उन्होंने एक्सपीरियंस करा होता है इन 25 सालों के अंदर, वो उसको सब चीज़ों को एक बुक में लिखते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी जगहों पे वो लिखते हैं। और जब उन्होंने डिस्क्राइब करा अपने इतने सालों का एक्सपीरियंस, तो उन्होंने इस तरीके से डिस्क्राइब करा कि जैसे कि वो हर दिन अपनी डायरी लिखते हो। सब कुछ इन्होंने ऐसे वर्ड्स में एक्सप्रेस करा जैसे कि उनको सब कुछ याद हो डिटेल में। अब आपको अगर तुम्हें मैं बोलूँगी कि अपनी 18 ईयर्स की लाइफ को लिखो, तो ज़रूरी थोड़ी है कि तुम हर चीज़ को लिखोगे, बट इब्न बतूता ने हर एक चीज़ को, कल्चर हो गया, रिलीजन हो गया, जहाँ जहाँ हो गए, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से अपने बुक में लिखा। एंड तभी जो उनका टेक्स्ट था उसको मोरक्को पोलो के टेक्स्ट के साथ भी कंपेयर किया गया। ओके, सो नाउ कम टू द टॉपिक 2.2, द एंजॉयमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी। ठीक है, तो हमारे जितने भी ग्रेट ट्रैवलर्स होते हैं वो इधर उधर घूमते हैं। ऐसे इब्न बतूता गए, उन्होंने इंडिया के कोकोनट और पान के बारे में भी बता रखा है, आगे भी हम चैप्टर में पढ़ेंगे। उन्हें इंडिया का कोकोनट बहुत फैसिनेटिंग लगा और पान का पत्ता जो होते हैं उन्हें वो बहुत फैसिनेटिंग और एक अलग सी चीज़ लगी, आगे हम पढ़ेंगे। जब वो वापस जाते हैं तो उनका जो लोकल रूलर होता है मोरक्को का, उसने उन्हें बोला कि अब तुम एक बुक बनाओ, जो उन्होंने बनाई रहला, और उसमें अपना पूरा जो एक्सपीरियंस है, जितना तुमने ट्रैवल करा है उसके बारे में उसको लिखो। एक बार रिवाइज करते हैं कि कहाँ कहाँ हमारे जो इब्न बतूता है वो घूमे हैं। वो नॉर्थ अफ्रीका पूरा घूमे, वेस्ट एशिया घूमे, सेंट्रल एशिया घूमे, इंडिया घूमे, चाइना घूमे। ठीक है, तो इन सब जगहों का अकाउंट इन्होंने अपनी बुक्स के अंदर मेंशन करा। एंड इब्न बतूता वाज अ ग्रेट ट्रैवलर। तो विद दिस हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। अब टॉपिक 3 में हम थर्ड ट्रैवलर के बारे में पढ़ेंगे एंड फिर इनकी बुक्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक 3। कहते हैं फ्रैंकोइस बर्नियर, अ डॉक्टर विद अ डिफरेंस। ठीक है, तो टॉपिक 3 में सबसे पहले हमें और ट्रैवलर्स के बारे में बताया है जो इंडिया आते थे, इंडिया को विजिट करते थे। एंड लास्ट फेज में हम फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो 1500 सेंचुरी से ही हमारे देश के अंदर पोर्चुगीज आने लग गए। 2 लोग थे जो हमें इन्वेट करना चाहते थे, एक जो पोर्चुगीज थे एंड दूसरे थे हमारे यूरोपियंस, यानी यूरोपियंस आए ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके। पोर्चुगीज भी कई बार इंडिया में आए एंड उन्होंने गोवा और पौंडीचेरी को अपनी कॉलोनी बना रखा था, आप सबको पता होगा। ठीक है, तो पोर्चुगीज भी इंडिया में आते थे एंड जितने भी जो ट्रैवलर्स आते थे उन्होंने इंडिया के सोशल कस्टम और जितने भी प्रैक्टिसेस है उसके ऊपर अकाउंट्स लिखे, यानी कि अपने अपने ट्रैवलर्स लिखे। कुछ ट्रैवलर्स जो आते थे जैसे कि जोसेफ रॉबर्ट नोबेली। जोसेफ रॉबर्ट नोबेली, आपके जो एग्जाम में इन तीनों के बारे में 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है कि इब्न बतूता, फ्रैंकोइस और अल-बिरूनी के बारे में तो हमने डिटेल में पढ़ा है, बट जब ये 3 शॉर्ट हमें ट्रैवलर्स के बारे में बताया, इनके बारे में याद रखना बहुत ज़रूरी है, इन्हें बेध्यानी में मत भूलना। तो जेसुइट रॉबर्ट नोबेली, इन्होंने काफ़ी सारे जो इंडियन टेक्स्ट थे ना, उनको संस्कृत का हो गया, पाली का हो गया, प्राकृत का हो गया, काफ़ी सारे इंडियन टेक्स्ट को इन्होंने यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा, जैसे कि यूरोपियंस भी उन्हें पढ़ पाए। उसके बाद ड्वारेट बर्बोसा, ये क्या जो साउथ इंडिया था ना उसका ट्रेड और साउथ इंडिया की सोसाइटी और कल्चर से ये बहुत ज़्यादा इंप्रेस थे, ये काफ़ी टाइम तक साउथ इंडिया में रहे एंड उसके ऊपर इन्होंने लिखा। उसके बाद 1600 सेंचुरी के अंदर काफ़ी सारे फ्रेंच, डच,
इंग्लिश ट्रैवलर्स विजिट करते हैं हमारे इंडिया को। उनमें से एक बहुत फेमस फ्रेंच ट्रेडर थे, यानी कि जो ज्वेलर ट्रेडर थे, सोनार थे, वो एक जीन बैप्टाइस्ट काफ़ी फेमस ट्रैवलर थे वो, फ्रेंच ज्वेलर थे वो इंडिया के अंदर 6 बार आए, 6 टाइम्स वो इंडिया के अंदर आए। और वो जो इंडिया की ट्रेडिंग कंडीशन थी ना उस समय पे, इंडिया ट्रेडिंग हब था। क्यों? देखो, अगर किसी ने एशिया से यूरोप जाना है तो भी इंडिया का चैनल बीच में आता था, साउथ एशिया से यूरोप जाना है तो इंडिया आता था, एशिया से अफ्रीका आना जाना है तो इंडिया बीच में आता था। तो इंडिया एक सेंटर पॉइंट सा था और इंडिया एक ट्रेडिंग हब बन गया था पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए। अमेरिका जो था उसकी इंपॉर्टेंस बाद में हुई जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने उन्हें ढूंढा और वहाँ पे ट्रेड वगैरह शुरू हुआ, बट पहले इंडिया वॉज मोर प्रॉस्परस और ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा बेटर इंडिया हुआ करता था। ठीक है, तो उन्होंने इंडिया की ट्रेडिंग कंडीशंस को कंपेयर करा विद ईरान एंड ओटोमन, यानी टर्की वाला जो एम्पायर था, ओटोमन टर्की का एम्पायर, उससे कंपेयर करा कि वहाँ पे कैसा सिस्टम है और इंडिया में कैसा सिस्टम है। किसने? जीन बैप्टाइस्ट ने। जीन बैप्टाइस्ट क्या कहते थे? देखो कि कोई भी मेटल है, यानी कि कोई भी सोना हो गया, चांदी हो गई, कोई भी जो प्रेशियस मेटल्स है या कोई जेम्स है, कोई बड़े सुंदर सुंदर पत्थर हो गए, हर कोई जो जेम है या कोई मेटल है उसकी लाइफ एंड होती है इंडिया के अंदर, या फिर वो कभी ना कभी अपनी लाइफ में इंडिया जरूर आता है। यानी कि उनका मतलब ये था, कोई भी सोना है, चांदी है, कोई भी जो चीज़ है प्रेशियस मेटल है, वो कभी ना कभी इंडिया आता जरूर है। ठीक है, तो ऐसा जीन बैप्टाइस्ट का कहना था। ये 6 बार इंडिया आए और इंडिया की ट्रेडिंग कंडीशंस को कंपेयर भी करते थे ये एज कम्पेयर टू ईरान एंड ओटोमन। ओके, तो विद दिस हमने 3 अपने ट्रैवलर्स पढ़ लिया। अब आ जाते हैं अपने मेन ट्रैवलर पे, फ्रैंकोइस बर्नियर। देखो, मेनली फ्रैंकोइस बर्नियर को कहा जा के बारे में अच्छा नहीं बोला जाता। क्यों इनके बारे में अच्छा नहीं बोला जाता? क्योंकि मेनली ना ये इंडिया को क्रिटिसाइज करते थे। ये हमेशा यूरोप को, यानी ब्रिटेन को, लंदन को अच्छा दिखाते थे एज कम्पेयर टू इंडिया। ये हमेशा इंडिया की जितनी भी कमियां होती थी वो निकाल के बाहर लाते थे। इन्होंने कभी भी इंडिया के बारे में कुछ अच्छा नहीं कहा है। बट अगर तुम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इन्होंने मेनली इंडिया की जितनी भी रूढ़िवादी प्रथाएं थी उनके बारे में आवाज़ उठाई। लैंड ओनरशिप हो गई, ज़मींदारी सिस्टम हो गया, सती प्रथा हो गई, तो काफ़ी सारी जो इंडिया की ऐसी प्रथाएं थी, वर्ण सिस्टम हो गया, इनके बारे में ये अपनी आवाज़ उठाते थे। और ये इंडिया की जो सिचुएशन थी उसका सारा अकाउंट भेजते थे यूरोप के अंदर और उनको सिखाते थे कि भैया तुम ये गलती मत करना जो इंडिया कर रहा है। सो लेट्स स्टडी अबाउट द फ्रैंकोइस बर्नियर। ही वॉज अ फ्रेंचमैन और ये डॉक्टर थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे और एक हिस्टोरियन भी थे। ये मुगल एम्पायर आते हैं, यानी कि जिस समय पर ये आए तो मुगल एम्पायर सेटल हो चुका था। ये आते हैं इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जैसे ट्रैवलर क्यों आता है? मैंने सबसे पहले आपको बताया, काम की सर्च में ये आए थे। ठीक है, 1656 से 1668 तक 12 साल तक ये इंडिया के अंदर रहे। ठीक है, सबसे पहले ये फिजिशियन रहे मुगल कोर्ट के अंदर अंडर प्रिंस दारा शकोह। कौन से प्रिंस थे ये? हमारा जो शाहजहां थे उनके बेटे थे प्रिंस दारा शकोह। इनके अंडर में ये, इनकी जो कोर्ट थी उसमें ये फिजिशियन रहे। उसके बाद ये साइंटिस्ट की तरह इन्होंने काम करा विद दानिशमंद खान। ठीक है, तो 1-2 मार्क्स के लिए या 6 मार्क का अगर बड़ा क्वेश्चन आया डिस्क्राइब व्हाट फ्रैंकोइस बर्नियर, तो इनकी दोनों ऑक्यूपेशन के बारे में बताना पड़ेगा कि पहले ये फिजिशियन थे, फिर एज अ साइंटिस्ट रहे। ये किन किन के साथ रहे? पहले दानिश शकोह के साथ रहे और फिर दानिशमंद खान के साथ इन्होंने काम करा। ओके, तो अब पढ़ते हैं कि ये किस तरीके से कंपैरिजन करते थे, ये यूरोप और इंडिया के बीच में जो ये डिफरेंस दिखाते थे, क्या करते थे। लेट्स कम टू द टॉपिक 3.1, कंपेयरिंग ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे इंडिया को वेस्ट यानी कि यूरोप से बहुत ज्यादा कंपैरिजन करते थे। बर्नियर ट्रैवल एंड कंपेयर, ये मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया कि बर्नियर ट्रैवल करते थे और कंपेयर करते थे। ठीक है, ही डेडिकेटेड हिज राइटिंग्स टू लुइस X1B, लुइस बर्बन फैमिली के जो किंग, जिनकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, तो बहुत ही पावरफुल किंग थे लुइस 14। इनको ये सारे के सारे जो भी कुछ ये इंडिया में देखते थे, समझते थे, वो लेटर लिख के वो इंडिया से जा भेज देते थे लुइस X1B को। तो जो कुछ भी इंडिया में देखते थे मेनली ये रिपोर्ट उसकी किसको देते थे? अपनी रिपोर्ट देते थे ये लुइस X1B को। इन्होंने इंडिया को एक ब्लीक सिचुएशन में दिखाया। ब्लीक मतलब एक बहुत ही नाजुक हालत में इन्होंने इंडिया को दिखाया। इन्हें इंडिया की सारी कमियां ही दिखाई देती थी, एक तरीके से आप कह सकते हो, और उन सब कमियों को इन्होंने यूरोप में हर एक को बताया, अपने किंग को बताया और काफ़ी सारे टेक्स्ट लिखे, उसमें इन्होंने इंडिया की सारी कमियों को दर्शाया।
ठीक है। तो इनका जो वर्क्स था वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, जितने भी इन्होंने जो अपना लिखा वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। इन्होंने जो अपना वर्क लिखा था वो फ्रांस में 1670 से 71 तक वो पब्लिश हुआ। उसके पब्लिश होने के बाद वो खाली फ्रेंच लैंग्वेज में नहीं रहा, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ, डच में हुआ, जर्मन में हुआ, इटालियन में हुआ। तो 5 लैंग्वेजेस में जो इन्होंने इंडिया के बारे में लिखा वो ट्रांसलेट हुआ। उसके बाद 1617 से 725 में इनका जो ये अकाउंट था ये 8 बार रीप्रिंट हुआ, यानी कि इन्होंने इसमें कुछ ऐड करा या जो कुछ भी हुआ 8 टाइम्स ये रीप्रिंट हुआ। और 1684 तक ये 3 बारी इंग्लिश में लिखा गया, यानी कि जो इनका जो अकाउंट था ऑन इंडिया इट वॉज वेरी फेमस। पहले तो ये 4 भाषाओं में लिखा गया, उसके बाद इसका 8 बार रीप्रिंट, एडिशन होते हैं ना, सेम बुक होती है पर उसका री एडिशन आता रहता है ना, 8 बार इसका री एडिशन हुआ। एंड 1684 तक ये इंग्लिश में ही 3 बार लिखा गया। तो दैट मीन्स फ्रैंकर्स वर्नियर का वर्क बहुत ज़्यादा लोग पढ़ रहे थे। एंड इन्होंने इसमें मेनली इंडिया को अपनी ब्लीक सिचुएशन में दिखाया था, इंडियन यूरो को ये कंपेयर करते थे। 6 टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इन्होंने अपने अकाउंट में क्या लिखा था। ओके, सो लेट्स कम टू द टॉपिक 4, मेकिंग सेंस ऑफ एन एलियन वर्ल्ड, अल बिरूनी एंड संस्कृत ट्रेडिशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि जब अल बिरूनी आए, ही वॉज इन अरब, तो वो जब इंडिया में आए तो उनके लिए इंडिया एक एलियन वर्ल्ड था, यानी कि एक नया देश था। तो उसमें उन्होंने संस्कृत को कैसे अडेप्ट करा, इंडिया के ट्रेडिशन को कैसे अडेप्ट करा, इन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, तो टॉपिक 4 में हमें पढ़ना ये है कि अल बिरूनी को क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। ठीक है, तो टॉपिक 4.1 पर आ जाओ, ओवरकमिंग बैरियर्स टू अंडरस्टैंडिंग, यानी कि इंडिया को समझने के लिए उन्हें क्या क्या बैरियर्स उनके सामने थे, क्या क्या रोके थी उन पे, और उनको उन्होंने कैसे ओवरकम करा। तो जब भी कोई ट्रैवलर आता है, अगर आप देखो अल बिरूनी का नहीं, किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कुछ बैरियर्स उसके सामने होते हैं इफ ही इज अ फॉरेन ट्रैवलर। तो वो क्या क्या है, लेट्स स्टडी। तो पहला तो है कि लैंग्वेज, आइडियाज, कॉन्सेप्ट कुड नॉट बी इजिली ट्रांसलेटेड। वो अरब थे, अब इंडिया की लैंग्वेज हो गई, इंडिया के अलग अलग इतने सारे कल्चर कस्टम्स हो गए और आइडियाज थे, उसको ट्रांसलेट करना, खुद तो देख के तुम समझ गए हो बट उसको लिखना अरेबी में, ठीक है, तो अरेबिक में, तो वो ट्रांसलेशन उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट था। सेकेंड क्या था, डिफरेंस इन रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। इंडिया के रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस एज कम्पेयर टू हिज ओन कंट्री वाज वेरी डिफरेंट। तो इसलिए उनके लिए डिफिकल्ट था अडेप्ट करना उन सब चीज़ों को और उसको अपनी बुक में बताना। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या थी, आइसोलेशन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन, यानी कि जो लोकल पॉपुलेशन होती थी उस समय पे उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते थे, उन्हें खुल के अपनी लोकल लाइफ के बारे में नहीं बताते थे। जैसे कि अब हमारे यहाँ कोई आएगा, अगर कोई ट्रैवलर आके तुम्हारे कुछ जानना चाहेगा, तुम घर पे क्या करते हो, क्या है, क्यों है, क्या तुम उसे बताना चाहोगे, नहीं। तो उस समय पे तो लोग और भी ज़्यादा आइसोलेट रहते थे, तो पॉपुलेशन सपोर्ट नहीं करती थी, ट्रैवलर्स को अकाउंट्स नहीं देती थी, उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा कुछ जानने के लिए काफ़ी डिफिकल्टी होती थी, क्योंकि जो लोकल पॉपुलेशन थी वो उनसे दूर रहती थी, हर एक ट्रैवलर थे। तो ऐसे ही अल बिरूनी को ये 3 बैरियर हुए कि एक तो पॉपुलेशन साथ नहीं देती थी, दूसरी चीज़ क्या हो गई कि रिलीजियस बिलीव्स अलग थी, एंड थर्ड इज दैट आइडियाज और कॉन्सेप्ट मैच नहीं होते थे, इसलिए उनका ट्रांसलेशन करना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था। अब इन्होंने इसको ओवरकम कैसे करा, ओवरकम करने के लिए इन्होंने संस्कृत सीखी, ये पंडित्स के साथ रहे और इन्होंने ब्राह्मणिकल टेक्स्ट का सहारा लिया, और जो ब्राह्मणिकल यानी कि जो ब्राह्मण्स के जितने भी टेक्स्ट थे उससे पढ़ के इन्होंने सारे सॉल्यूशंस निकाले, पूरे इंडिया को समझा। ओके, अब पढ़ते हैं टॉपिक 4.2, अल बिरूनी एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ कास्ट सिस्टम, यानी कि अल बिरूनी अब अपने सोच विचार देंगे अपने कास्ट सिस्टम जो हमारी कंट्री के अंदर था, वर्ण सिस्टम, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उसके ऊपर हमारे अल बिरूनी ने कहा कि जो ये कास्ट सिस्टम है इज़ नॉट अ न्यू थिंग, अरेबिक में भी, अरेबिया में भी, हर जगहों पे कास्ट सिस्टम होता है। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ भी कास्ट सिस्टम है, यानी कि जिस कंट्री से वो थे उसमें भी 4 कास्ट थी, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पहली थी नाइट्स एंड प्रिंस, वही समझ लो आप क्षत्रिय। देन थी मॉन्क्स एंड प्रीस्ट, ब्राह्मण्स हो गए। फिजिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, ठीक है, जो काम करते थे, एंड पीजेंट्स एंड आर्टिसंस। तो ये 4 इनकी कास्ट कह लो, क्लास कह लो, ये थी। तो इन्होंने कहा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, यानी कि ये जो वर्ण का सिस्टम है इट इज़ नॉट यूनिक इन इंडिया, ये इंडिया की ही नहीं है, ये हर जगह पे होता है। इस्लाम में, बट इस्लाम में ऑल मेन आर इक्वल, जितने भी मेन है दे आर इक्वल, बट
दे डिफरेंस जो होता है बस उनकी पाइटी में होता है। पाइटी मतलब क्या होता है, ईश्वर के लिए अपनी भक्ति यानी कि आप कह लो इस्लाम में आप कह लो कि वर्शिप करने के तरीके को कहते हैं हम पाइटी। तो इस्लाम के अंदर हर इंसान इक्वल होता है, ऑल मेन आर इक्वल, बस उनका जो प्रेयर करने का तरीका होता है वो अलग होता है। एंड इन्होंने बताया हमारे अरेबिक में भी काफ़ी सारे हमारे 4 क्लासेस है कि कौन सी हमारी नाइट्स हो गए, मॉन्क्स हो गए, फिजिशियन हो गए, पीजेंट्स हो गए। तो उन्होंने कहा इंडिया में ये कोई नई बात नहीं है कि तुम्हारे यहाँ वर्ण सिस्टम है, बट इन्होंने एक चीज़ को गलत बोला। कौन सी चीज़ को इन्होंने गलत बोला? द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉल्यूशन, जैसे कि चांडाल्स अलग कर रखा है उन्हें पूरी की पूरी, हमारा जो वर्ण सिस्टम है उससे बाहर कर रखा है, और शूद्रास को बोला है कि तुम एक नौकर ही हो, तुम्हें बस नौकरी का ही काम करना है। और चांडाल जिनको कहते थे कि उनका टच भी पॉल्यूटिंग तो है, उनको देखना भी पॉल्यूटिंग है, तुम ख़त्म हो जाओगे अगर तुमने किसी अनटचेबल को देख लिया। तो इस सब को लिए वो बहुत गुस्सा हुआ, बिरोनी को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उनको अनटचेबिलिटी से सख्त नफरत थी। उन्होंने कहा कि दिस इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, यानी कि ये छूत अछूत जो है, जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में लिखा है, जो वन सिस्टम से बाहर लोग इन्होंने डाले हुए हैं, दिस इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। अब लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट क्यों है? इन्होंने अपनी 2 बातें रखी। इन्होंने कहा कि जो सन है, वो जो एयर है, उसके जितने कीटाणु होते हैं, जितने बैक्टीरियाज हैं, उसको क्लीन करते हैं। हमें भी सबको पता है धूप आती है तो सारा जो एयर है वो क्लीन हो जाती है। नेक्स्ट इन्होंने ये बताया कि जो सी है, उसके अंदर जो सी सॉल्ट होता है, वो पूरा का पूरा जो पॉल्यूशन होता है वाटर में जाता है, उसको अपने आप क्या कर लेता है, उसको ठीक कर लेता है। तो सी सॉल्ट अपनी पॉल्यूशन ठीक करता है, सन एयर को क्लींस करता है, सी सॉल्ट सी वाटर को क्लींस करते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो नेचर है वो अपने आप ही खुद को क्लींस कर लेता है। एंड ये जो तुमने कहा है कि कोई इंसान पॉल्यूटेड है, दिस इज ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल अगेंस्ट थे। इन्होंने क्या कहा कि ये जो पॉल्यूशन वाले जो कह दिया है कि चांडाल्स को देखोगे तो वो पॉल्यूटिंग है, अनटचेबल लोग हैं, उनको छुएंगे तो हम भी मैले हो जाएंगे, ये एक गलत चीज़ है। उन्होंने कहा एंड इट इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। तो वो सख्त खिलाफ थे अबाउट दिस थिंग। एक और चीज़ के बारे में इन्होंने हमारी व्यू बताए, किसके बारे में? अंत्यजा। अंत्यजा आउटसाइड द वर्ण सिस्टम थे। अंत्यजा को वर्ण सिस्टम में भी जगह नहीं दी गई थी, कास्ट सिस्टम से बाहर थे वो, बट इकोनॉमिकली उनसे सारा काम कराया जाता था। वो क्या करते थे? वो आर्टिसन और पीजेंट्स की तरह काम करते थे। वो बड़े बड़े लैंड होल्डर्स के यहाँ पे आप कह लो कि वो काम करते थे, बस उन्हें रोटी पानी मिल जाती थी। तो कहा गया कि जब इनको कास्ट सिस्टम में जगह नहीं दे रहे हो तो इनसे इकोनॉमिकली अपना फ़ायदा क्यों लिया जा रहा है? तो इन्होंने बताया कि ये जो कास्ट सिस्टम है ये सब बकवास है एंड कोई पॉल्यूशन वॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो ये सब अल-बिरूनी के विचार थे। एंड सोशल सर्टिफिकेशन इज़ नॉट यूनिक इन इंडिया। हर कंट्री में किसी ना किसी टाइप से सोशल एंड कास्ट सर्टिफिकेशन होती है। ओके, सो विद दिस हमारा टॉपिक 4 भी कंप्लीट हो गया। टॉपिक 5 पढ़ेंगे, इब्न बतूता एंड एक्साइटमेंट ऑफ अनफेमिलियर। बतूता एंड द एक्साइटमेंट ऑफ अनफेमिलियर। तो इब्न बतूता भी इंडिया में आए तो उनके लिए इंडिया बिल्कुल नया नया था। तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी बुक रहला में लिखी हैं जो उनके लिए बिल्कुल ही एक्साइटिंग थी और बिल्कुल नहीं थी। तो टॉपिक 5.1 में हम पढ़ेंगे कोकोनट एंड पान के बारे में। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। इसमें मेनली बताया है कि कोकोनट उनकी ऑडियंस के लिए, यानी कि मोरक्को के लोगों के लिए, उनके लिए कोकोनट एक बिल्कुल ही अलग सी चीज़ थी। उन्होंने कोकोनट के बारे में ना पहले देखा था ना सुना था। तो हमारे इब्न बतूता ने कोकोनट को बताया कि वो एक सर है किसी इंसान का, 2 आंखें हैं, एक मुंह है और ब्राउन कलर के बाल है, और अंदर से अगर तुम ग्रीन कोकोनट को कट करते हो तो वो ब्रेन जैसा निकलता है। तो दैट मीन्स कोकोनट एक ह्यूमन टाइप है। उन्होंने बहुत ही ह्यूमरसली यानी कि बहुत मजाकिया तरीके से कोकोनट का डिस्क्रिप्शन दिया है, और ऐसे ही उन्होंने पान का डिस्क्रिप्शन दिया। तो उन्होंने अपनी ऑडियंस को बताया कि इंडिया में कोकोनट और पान भी होता है। नेक्स्ट आ जाओ आप 5.2 टॉपिक पे, इब्न बतूता एंड इंडियन सिटीज़। यानी कि जब इब्न बतूता इंडियन सिटीज़ को विजिट करा तो उन्होंने इंडिया में क्या क्या देखा और उन्होंने सिटी के बारे में क्या क्या स्पेशलिटी बताई। तो इन्होंने बोला कि इंडियन की जो सिटीज़ है फुल ऑफ एक्साइटमेंट है, अपॉर्चुनिटीज़ है। आप सबको पता है जब हम बाजार जाते हैं तो कितना अमेजिंग सा होता है हमारा बाजार, हर समय एक्टिविटी कोई ना कोई हो रही होती है। तो उस ज़माने में भी ऐसा ही था, हर समय कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही होती थी और अपॉर्चुनिटीज़ का ढेर था।
डेंसली पॉपुलेटेड एंड प्रॉस्परस, पॉपुलेशन ज़्यादा थी और प्रॉस्परस यानी कि फूला फला था, हर जगह बाजार में कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, ऐसा उन्होंने बताया। बट इन्होंने कहा कि काफ़ी सारे किंगडम्स थे, ऐसे आपको पता है कि महाजनपद थे, फिर छोटे छोटे किंगडम्स थे, और कहा कि इन सब किंगडम्स के बीच में वॉर एंड जेलेसी थी, यानी कि एक दूसरे से जेलस होते थे, एक दूसरे को ही हड़पना चाहते थे और वॉर करते थे। ये यानी कि यूनिटी नहीं थी। उन्होंने बताया कि इंडिया के किंगडम्स के अंदर अगर यूनिटी होती तो ना अंग्रेज आ पाते, ना ही सिकंदर आ पाता। तो इस तरीके से बताया इब्न बतूता ने। नेक्स्ट ये बताया कि जो स्ट्रीट्स थी वो क्राउडेड रहती थी और कलरफुल बहुत ज़्यादा हमारा मार्केट होता था। दो वास्ट सिटीज़ के बारे में यानी कि हब के बारे में बताया, जैसे आजकल टेक्नोलॉजिकल हब होते हैं, ट्रेडिंग हब होते हैं, वैसे ही उस समय में दो वास्ट सिटीज़ थी, दिल्ली एंड दौलताबाद। तो आपको ये 1 मार्क क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली एंड दौलताबाद वास्ट सिटीज़ बताई थी हमारे इब्न बतूता ने। ठीक है, उन्होंने ये बताया जो बाजार होता था ना वो बिल्कुल ही हैपनिंग सी प्लेस होती थी, कल्चरल एंड सोशल लाइफ का हब होता था। कई जो बाजार होते थे उसमें मॉस्क और मंदिर भी होते थे, एक स्पेशल प्लेटफॉर्म या स्टेज सा बनाया गया होता था जहाँ पे कोई ना कोई परफॉर्मेंस चल रही होती है, यानी कि कोई सर्कस हो रहा होता था, कोई कठपुतली का डांस हो रहा है, या कुछ भी कोई ना कोई परफॉर्मेंस, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, कोई कल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी हो गई, वो कहीं ना कहीं बाजार की किसी कोने में चलती रहती थी। तो इस तरीके से इब्न बतूता ने पूरे इंडिया की जो सिटी है उसके बारे में एक्सप्लेन करा है। मैंने जो अपने नोट्स दिए हैं इंस्टाग्राम पे उसमें ये वाला क्वेश्चन बताया हुआ है। तो आपको ये 6 मार्क की क्वेश्चन में आएगा, डिस्क्राइब अबाउट द इंडियन सिटीज एज टोल्ड बाय इब्न बतूता। तो आपको ये सब उसमें बताना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ टॉपिक। ओके, और भी उन्होंने बताया, लेट्स कंप्लीट इट। उन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में बताया। इब्न बतूता ने कहा कि इंडियन का एग्रीकल्चर बहुत प्रोडक्टिव है, इंडिया की जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है, जो फार्मर्स है एक टाइम पे 2 क्रॉप्स भी उगा सकते हैं। और उन्होंने बताया अबाउट इंटर एशियन ट्रेड नेटवर्क, यानी कि इंडिया जो है वो साउथ एशिया में भी ट्रेड करते हैं, ईस्ट एशिया में भी, चाइना के साथ भी, हर एक कंट्री के साथ वो ट्रेड करता है। हमारे पास प्रेशियस मेटल्स भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं, फूड ग्रेन्स हैं। तो इंडिया का जो ट्रेड सिस्टम था वो उस समय पे बहुत ही ज़्यादा डेवलप था। और उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बताया, यानी हमारे पास क्लॉथ थे, कॉटन था, सिल्क था, और मसलिन क्लॉथ के बारे में उन्होंने बताया है। मसलिन एक बहुत ही महंगा टाइप का कपड़ा होता था उस जमाने में, जिसको पहनना सिर्फ नोबल यानी कि जो अमीर लोग होते थे सिर्फ वो ही अफोर्ड कर सकते थे। तो इब्न बतूता ने हमारी एग्रीकल्चर के बारे में बताया, ट्रेड के बारे में बताया, और जो टेक्सटाइल था, क्लॉथ था, उसके बारे में बताया। तो कॉटन के बारे में, सिल्क एंड मसलिन, सब कुछ उन्होंने, जो बुक थी उसमें देखो कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी। अगर आप ले लो कि कल्चर से लेकर ट्रेड तक उन्होंने सब कुछ अपनी बुक में मेंशन करा था। नाउ कम टू द टॉपिक 5.3, यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। अब इन्होंने बताया कि इंडिया का जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो था, जो हमारा टर्शरी सेक्टर होता है, उस जमाने में भी बहुत ज़्यादा डेवलप था। लेट्स स्टडी। इन्होंने बताया इब्न बतूता ने कि जो इंडिया का ट्रेडिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम था, वो एनकरेज करता था मर्चेंट्स को, यानी कि जो बाहर के देश से ट्रेडर्स आ रहे हैं उनके लिए, और मर्चेंट्स जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी इंतज़ाम कर रखे होते हैं। जैसे कि अगर आपके पापा टूर पे जाते हैं तो किसी होटल में रुकते हैं, वैसे ही उस ज़माने में भी जो पॉइंट्स होते थे जहाँ पे मर्चेंट्स आके रुकेंगे, पोर्ट के पास में गेस्ट हाउस और इंस बने हुए थे, यानी कि धर्मशालाएं बनी होती थी ट्रेड रूट्स पे, कि आराम से जो मर्चेंट है, ट्रैवलर है, ट्रेडर है, वो वहाँ पे रुक सके। और जो पोस्टल सिस्टम था उसमें जो ट्रेडर है उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करा इन सेंडिंग द रिपोर्ट, सेंड करनी है, पैसा सेंड करना है, या कोई गुड या आइटम डिलीवर करनी है, तो उसको पोस्टल सिस्टम इंडिया का, अभी भी इंडिया का सबसे पूरे वर्ल्ड का सबसे बेटर पोस्टल सिस्टम है, इंडिया का सबसे वास्ट पोस्टल सिस्टम है। तो उस समय पर भी ऐसा ही था। अगर कोई इंसान को दिल्ली से सिंध में जाने में 50 दिन लगते थे, तो अगर उसने कोई लेटर लेके भेज दिया, कोई रिपोर्ट लिख के भेज दी, तो वो सिर्फ 5 दिन में ही पहुंच जाती थी। तो आप देख रहे हो कि कितना फास्ट इंडिया का पोस्टल सिस्टम था। एंड जो गुड्स थे, गुड्स भी डिलीवर हो जाते थे ऑन शॉर्ट नोटिस। अगर किसी को एक किंगडम से दूसरे किंगडम में कोई सामान मंगाना है ज़रूरी, तो शॉर्ट नोटिस पे भी विद इन जो टाइम होता था, काफ़ी जल्दी जो गुड्स होते थे वो भी मिल जाते थे। तो मतलब कि मोटा मोटा अगर आप समझो कि इंडिया का जो पोस्टल सिस्टम था और जो डिलीवरी लॉजिस्टिक सिस्टम था वो काफ़ी अच्छा चलता था। ठीक है, और जो दिल्ली से सिंध वाला एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दे दिया, एग्जाम में आ सकता है। तो दिल्ली टू सिंध अगर कोई मैन जाएगा, कोई इंसान जाएगा पूरा अपना काम वाम लेके, तो उसे 50 दिन लगते थे। बट अगर कोई पोस्ट भेजना है, कोई रिपोर्ट भेजनी है, तो विद इन 5 डेज वो भेज देते थे। ठीक है, 2 टाइप के आपके ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बता रखे हैं। एक है उलुक, जो क्या है
हॉर्स पोस्ट, यानी कि जो घुड़सवार जाते थे ना पोस्ट लेकर, वो मेनली 5 to 6 days में हो जाते थे। एंड दावा, दावा इज अ फुट पोस्ट, ठीक है। तो जब कोई आदमी जाता था एक कुछ रिपोर्ट लेकर तो उसे दावा कहते हैं, और अगर हॉर्स जाते थे तो दैट इज फुट, हॉर्स जाते थे तो दैट इज उलुक, ठीक है। तो विद दिस हमारा टॉपिक 5 भी कंप्लीट हो गया है, एंड आई होप कि तुम्हें ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको चैप्टर कैसा लग रहा है, और अगर चैप्टर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स दैट प्लीज़ अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। पहली बात तो कि लॉकडाउन चल रहा है, यू शुड हेल्प देम, एंड सेकेंडली दैट अभी मैं ज्योग्राफी भी पढ़ाना स्टार्ट करूँगी, इको भी मुझे पढ़ानी है। सो आई वॉन्ट कि आप जितना मुझे सपोर्ट कर सकते हो करो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड नोटिफिकेशन बेल ज़रूर हर एक स्टूडेंट अपनी ऑन कर ले, क्योंकि मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ तो आपको पता चल जाए मैंने वीडियो डाली है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को हर कोई अच्छे से चेक करेगा। हर चैप्टर के नोट्स की तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, स्कूल कभी मत जाओ, नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे। आई मीन टू से दैट स्कूल तुम जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, तुम्हें नोट्स तैयार मिल जाएंगे। नीचे इंस्टाग्राम आईडी पे जाओगे, हाईलाइट सेक्शन चेक करोगे, हैंड रिटन भी है, टाइप भी है, बस तुम्हें लर्न करना है, उनको समझना चैप्टर वीडियो से है। एंड एक काम जो तुम्हें करना है दैट यू हैव टू शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। आई होप कि एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। जो टॉपिक 6 और टॉपिक 7 है वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, पार्ट 2 वीडियो में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।